हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शैलजा एंड इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी, दैट इज़ जेनेटिक्स. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. Genetics is the branch of biology that deals with the principles of inheritance and variation. अब inheritance and variation क्या है? Before getting into the details, let's start with the basic introduction. है सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस से. बहुत बार हमें सुनने को मिलता है कि मेरा जो कलर है वो मेरे पापा के ऊपर गया है, मेरी हाइट जो है वो मेरी मम्मा के ऊपर गई है. सो व्हाट इज़ दिस इज़ बेसिकली इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस मतलब कि हमारे पास जो करेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से पास होते हैं उसको, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस. ठीक है, तो इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस इज़ द प्रोसेस बाय विच करेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी. यानी कि अगर किसी बच्चे की हाइट बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसी है तो दैट इज़ ड्यू टू इनहेरिटेंस. अगर किसी के आई का कलर, हेयर का कलर, कॉम्प्लेक्शन पेरेंट्स जैसा होता है तो दैट इज़ ड्यू टू इनहेरिटेंस. दूसरी टर्म है वेरिएशन. अब हम बिल्कुल ही 100% तो अपने पेरेंट्स जैसे नहीं होते, कुछ ना कुछ चेंजेस हमारे अंदर आते ही हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पेरेंट्स की हाइट लंबी है तो हमारी भी लंबी होगी, ऐसा नहीं होता. तो कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को भी मिलता है. तो वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन इज़ द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स. ठीक है, अब सबसे पहले जिन्होंने इनहेरिटेंस को स्टडी किया था वो थे हमारे पास मेंडल. ठीक है, तो मेंडल वाज द फर्स्ट टू स्टडी इनहेरिटेंस. इन्होंने क्या किया था? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे टू फाइंड आउट कि जो करेक्टर्स होते हैं वो कैसे पास होते हैं पेरेंट्स से प्रोजेनी में. तो ये पता लगाने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पीस के ऊपर, यानी कि मटर के ऊपर इन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट अपना शुरू किया था और ये लगभग 7 साल इनके एक्सपेरिमेंट्स चले थे. ठीक है, तो इनके जो एक्सपेरिमेंट हैं उनको नाम दिया गया था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट. हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने किया क्या था? इन्होंने 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए थे पी प्लांट के. यानी कि इन्होंने किया क्या था? पीस के 7 ट्रेट्स लिए थे. सीड शेप था, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर की पोजीशन एंड स्टेम की हाइट. ठीक है, तो अगर हम इनको देखें तो इनके पास क्या था? 2 जो हमारे पास इनके ट्रेट्स थे वो सीड के थे, 2 ट्रेट्स इनके जो थे वो पॉड के थे, और जो 2 ट्रेट्स थे वो इनके फ्लावर के थे, और एक बचा हुआ इन्होंने लिया था स्टेम की हाइट के ऊपर. ठीक है, अब सीड शेप में इन्होंने माना कि 2 ट्रेट्स लिए, एक लिया राउंड और एक लिया रिंकल. यानी कि सीड के जो मटर के दाने की जो शेप थी, इन्होंने माना कि एक राउंड लिया, एक लिया रिंकल, जिसमें से इन्होंने बोला जो राउंड है वो क्या है? डोमिनेंट है, यानी कि वो अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करेगा, वो डोमिनेंट रहेगा. जबकि जो रिंकल्ड होगा वो क्या अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, वो क्या रहेगा? रिसेसिव, यानी कि दबा हुआ होगा. ठीक है, फिर सीड कलर लिया था इन्होंने येलो जो कि डोमिनेंट था, और ग्रीन जो कि रिसेसिव ट्रेट था. देन हमारे पास इन्होंने फिर लिया था फ्लावर का कलर वायलेट जो कि डोमिनेंट ट्रेट था, वाइट रिसेसिव ट्रेट था. फ्लावर की पोजीशन इन्होंने 2 ली थी, एक था एक्सियल और एक था टर्मिनल. फिर एक था पॉड शेप जो कि एक था फुल और कॉन्स्ट्रिक्टेड, पॉड का कलर ग्रीन एंड येलो, और एक था हमारे पास इनके स्टेम की हाइट, एक करेक्टर था टॉल और एक ट्रेट था डॉफ. इनका जो एक्सपेरिमेंट चला था वो लगभग 7 साल चला था, और उसके बाद इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए थे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, जिनको आज हम जानते हैं एज मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, सो मेंडल वाज द फर्स्ट टू स्टडी इनहेरिटेंस. उन्होंने गार्डन पीस, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीजन सटाइवम, के ऊपर काम किया था 7 साल के लिए, और आज उनके लॉज को जाना जाता है एज मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, अभी हमने देखा था इन्होंने किया क्या था? 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए थे. इससे पहले अब हम आगे चले, हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए. अभी मैंने बात करी थी कंट्रास्टिंग ट्रेट्स के बारे में, करेक्टर्स के बारे में, तो वो क्या होते हैं हमें वो पता होना चाहिए. सबसे पहली बात हम पढ़ते हैं कि करेक्टर क्या होता है. अभी मान लीजिए अगर हम किसी की हाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? उसका करेक्टर है. ठीक है, मान लीजिए हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर हम प्लांट की हाइट को कंसिडर कर रहे हैं तो वो प्लांट का क्या हो गया? करेक्टर हो गया. अब प्लांट की हाइट कैसी है? वो लंबी है या छोटी है, यानी कि टॉल है या फिर डॉफ है, वो क्या होगी? ट्रेट्स हो
होगी, करेक्टर यानी कि प्लांट की हाइट, और उसके दो ट्रेट्स हो सकते हैं, टॉल हो सकता है या डॉफ हो सकता है। ऐसे ही मान लीजिए स्किन कलर है, स्किन कलर क्या होगा, करेक्टर हो गया। और अगर वो क्या है, डार्क है या फेयर है, तो डार्क और फेयर क्या होगी, उसके ट्रेट्स होगी। मेंडल जी ने क्या किया था, 7 करेक्टर्स लिए थे या फिर 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए थे, यानी कि स्टेम हाइट इज अ करेक्टर और उसके कंट्रास्टिंग ट्रेट्स क्या हो गए कि टॉल भी हो सकता है, डॉफ भी हो सकता है। ऐसे फ्लावर कलर क्या हो गया, करेक्टर, उसके ट्रेट्स हो सकता है कि कलर वायलेट भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है। पोजीशन उन्होंने ली थी एक्सियल या टर्मिनल। पॉड शेप करेक्टर है जो कि क्या था, इन्फ्लेटेड था या कॉन्स्ट्रिक्टेड था। देन पॉड का कलर, सीड शेप एंड सीड कलर, ये सारे के सारे हो गए इनके करेक्टर्स, ठीक है। यानी कि 7 करेक्टर्स एंड 14 ट्रेट्स थे उसमें, ठीक है। अब जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट का नाम था उसको अब नाम देते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। अब मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो इतना सक्सेसफुल क्यों रहा। अब ऐसे तो कितने साइंटिस्ट आए होंगे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, बट व्हाई ओनली मेंडल सक्सीडेड एंड गेव हिज एक्सपेरिमेंट अ रिकग्निशन। ऐसा हुआ क्यों था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, बायोलॉजी के अंदर जो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसके अंदर उन्होंने क्या किया था, मैथ्स और स्टैट्स का यूज़ भी किया था। मतलब कि जो उनका एक्सपेरिमेंट था वो प्रॉपर कैलकुलेशन बेस्ड था, उसमें मैथ्स और स्टैट्स का यूज़ भी किया गया था। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या किया था, अपने सैंपल का साइज़ जो लिया था वो बहुत बड़ा लिया था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ छोटे से मटर के दानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ, ऐसा नहीं था। सैम्पलिंग साइज वाज लार्ज और उन्होंने बार बार अपने जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनको क्या किया था, उनके रिजल्ट्स को कंफर्म किया था, एक्सपेरिमेंट्स को बार बार परफॉर्म करके। ऐसा नहीं किया था उन्होंने कि बस एक ही जनरेशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और कंक्लूजन दे दिया, नहीं। उन्होंने वो 7 साल रेगुलर एक्सपेरिमेंट किया, सक्सेसिव जनरेशन्स के ऊपर किया, सिर्फ एक ही जनरेशन के ऊपर नहीं, पीस की सक्सेसिव जनरेशन्स के ऊपर उन्होंने बार बार एक्सपेरिमेंट्स किए। और उन्होंने क्या किया, ऐसे ही कोई आइडिया नहीं दिया था कि ऐसा हुआ होगा। उन्होंने जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, ना कि उन्होंने सिर्फ ऐसा बोला कि एक ऐसा हुआ होगा। उन्होंने स्पेशली क्या दिया था, अपने सारे प्रॉपर कंक्लूजन्स दिए थे एक्सपेरिमेंट के। उन्होंने मैथ्स और स्टैट्स का यूज़ किया था, लार्ज सैम्पलिंग साइज था उनका। उन्होंने अपने रिजल्ट्स को बार बार क्रॉस चेक किया था बाय परफॉर्मिंग हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन सक्सेसिव जनरेशन्स। और उन्होंने क्या किया था, जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे रादर देन अनसब्सटेंशिएटेड आइडियाज़, यानी कि कोई भी रफ आइडिया देने की बजाय उन्होंने प्रॉपर जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस हमें प्रोवाइड किए थे। इसीलिए आज जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट्स है वो इतने सक्सेसफुल माने गए हैं एंड वी नो देम एज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक सवाल ये आता है कि उन्होंने मटर को ही चूज़ क्यों किया, वाई ओनली पी वॉज यूज। मटर को उन्होंने इसलिए चूज़ किया था क्योंकि जो पी होता है उसके अंदर क्या होती है, सेल्फ पॉलिनेशन होती है, यानी कि पॉलिनेशन प्लांट के अंदर खुद ही हो जाती है, इसको किसी और प्लांट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है कि ये जो पी होता है वो लाइफ साइकिल जो होती है उसकी एक ही सीज़न में कंप्लीट हो जाती है, इसलिए वो बार बार अपने एक्सपेरिमेंट को सक्सेसिव जनरेशन्स के ऊपर परफॉर्म कर पा रहे थे, ठीक है। कुछ रीजंस के कारण मेंडल वॉज द फर्स्ट वन टू स्टडी इनहेरिटेंस एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़े, इससे पहले हमें कुछ टर्म्स क्लियर होनी चाहिए कि जीन क्या होता है, अलील क्या होता है। ये सारी की सारी टर्म्स हम अब पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इसलिए सबसे पहले हम इनकी ब्रीफिंग कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एक टर्म आती है जीन। तो जीन होता क्या है, जीन इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब क्या है इस चीज़ का, जो हमारे पेरेंट्स से हमारे पास जो करेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, यानी कि हमें हमारे पेरेंट्स की हाइट या फिर कलर या फिर कॉम्प्लेक्शन जो भी मिल पा रहा है वो कैसे मिल पा रहा है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स से हमारे पास जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं और उन्हीं के साथ हमें उनसे करेक्टर्स उनके मिलते हैं, ठीक है। तो जीन इसीलिए बोला जाता है कि जीन है क्या, जीन इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अब हर जीन जो होता है उसके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है, हमारा कलर, हमारी हाइट, हमारा आई कलर, ये सारा कैसे होगा, इन सब के लिए हमारे पास क्या है, यूनिट्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, जिनको हम क्या नाम देते हैं, जीन्स
नाम देते हैं, ठीक है। वी नो दैट ह्यूमन बींग्स आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब जो है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो किस में प्रेजेंट रहते हैं, पेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हम मान लेते हैं कि दिस इज़ अ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स और इसके ऊपर यहाँ पे हमारे पास जीन्स प्रेजेंट है फॉर हाइट, ठीक है। तो ये जो हमारा ये जो लोकेशन यहाँ पर, ये जो लोकेशन जहाँ पर हमारे पास जीन्स फॉर हाइट प्रेजेंट है पैरेलली, उस लोकेशन को हम नाम क्या देते हैं, लोकस। तो लोकस क्या होता है, लोकस हैज़ जीन फॉर सेम करेक्टर, यानी कि अगर यहाँ पर हाइट के लिए जीन प्रेजेंट है तो यहाँ पर भी हाइट के लिए ही जीन प्रेजेंट होगा, मतलब कि पैरेलल लोकेशंस पर सेम जीन प्रेजेंट होगा फॉर हाइट। इसको हम क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। अब मान लीजिए ये वाला जो जीन है ये कोड कर रहा है टॉल हाइट को, दिस इज़ अ जीन फॉर टॉल हाइट। तो ये टॉल हाइट के जीन का डीएनए है, इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हुई और यहाँ पर जो जीन है वो है हाइट के लिए, लेकिन वो किसको कोड कर रहा है, डॉफ हाइट को। तो मतलब कि हमारे पास यहाँ पर जीन किसका है, हाइट का है, लेकिन उसमें क्या हो गए, छोटी सी मॉडिफिकेशंस के कारण एक हो गया टॉल हाइट का जीन और एक हो गया डॉफ हाइट का जीन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास जीन है और हर जीन के दो अलील्स होते हैं, यानी कि अलील्स क्या होते हैं, स्लाइट मॉडिफिकेशंस ऑफ सेम जीन, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन को हम क्या कहते हैं, अलील्स कहते हैं। मतलब कि ये हमारे पास है क्या, ये हमारे पास जीन हो गया हाइट का, लेकिन ये वाला टॉल हाइट का है और ये वाला डॉफ हाइट का है। तो जीन होगी हाइट और अलील्स उसके दो हो गए, एक होगी टॉल हाइट और एक होगी डॉफ हाइट। हेंस अलील्स आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, वही हाइट होगी हमारा जीन और उसके दो ट्रेट्स हो गए, टॉल ट्रेट या फिर डॉफ ट्रेट, जिसमें हम क्या बोलेंगे, कैपिटल टी हमने ले लिया टॉल ट्रेट के लिए और स्मॉल टी हमने ले लिया डॉफ ट्रेट के लिए, इसलिए हम बोलते हैं कि टी एंड टी आर अलील्स ऑफ ईच अदर। ये बहुत कन्फ्यूजन होता है जीन और अलील के बीच में, लेकिन मेरे हिसाब से नाउ वी आर क्लियर विद द डिफरेंस बिटवीन द जीन एंड द अलील्स। आगे हमें कुछ और टर्म्स देखने को मिलेंगी, जैसे कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, तो इनके बारे में भी साथ ही साथ जान लेते हैं। सबसे पहले हम पता करते हैं होमोजाइगस या फिर प्योर के क्या होता है, ठीक है। होमोजाइगस पेयर ऑफ जीन्स का मतलब क्या होता है, ये हमारे पास क्या हो गए, दो हमारे पास क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के ऊपर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, जीन प्रेजेंट है। तो अगर ये हमारे पास जो हमारे पास अलील्स है वो दोनों ही क्या है, कैपिटल टी यानी कि टॉल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। होमो मतलब कि सेम, यानी कि दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर जो हमारे अलील्स प्रेजेंट है वो क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है, तो वो क्या हो गया, होमोजाइगस। ऐसे ही अगर ये हमारे पास दोनों अलील्स जो हैं वो स्मॉल टी यानी कि दोनों ही डॉफ है, तो फिर से ये क्या हो गया, सेम, आइडेंटिकल, यानी कि होमोजाइगस। तीसरी कंडीशन हम लेते हैं, अगर हमारे पास जो दो अलील्स है, एक हो गया कैपिटल टी यानी कि टॉल और दूसरा हो गया स्मॉल टी यानी कि डॉफ, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो गया, अनआइडेंटिकल हो गया, दोनों सेम नहीं है। लेकिन अब इस कंडीशन में क्या होगा, अभी हमने जो स्टार्टिंग में हमने देखा था, जब मेंडल ने कैरेक्टर ट्रेट्स बनाए थे, तो उन्होंने क्या बोला था कि टॉल क्या था उनका, उन्होंने टॉल को माना था डोमिनेंट और स्मॉल टी को माना था उन्होंने रिसेसिव, डॉफ को उन्होंने माना था रिसेसिव। इसीलिए इसमें क्या होगा, जो डोमिनेंट वाला है वो क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, और जो ये हमारा रिसेसिव ट्रेट है वो क्या करेगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इसीलिए पहली बात तो सबसे पहले हेट्रोजाइगस क्लियर हो गया। हेट्रो मतलब कि अलग, यानी कि ये जब दोनों अलील्स अलग हैं तो इसको हमने क्या बोल दिया, हेट्रोजाइगस या फिर इम्प्योर, ठीक है। लेकिन इनमें से करेगा कौन सा, जो कैपिटल टी है वो एक्सप्रेस करेगा, तो इसीलिए इसको नाम क्या देंगे हम, टॉल। अगर जो भी हमेशा ऐसे ही होता है, जो डोमिनेंट होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है और जो रिसेसिव होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसलिए इसको नाम हम क्या देते हैं, टॉल। अगर कैपिटल टी है दैट इज़ टॉल, अगर स्मॉल टी है तो वो क्या होगा, डॉफ हो गया। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो इसमें से क्या होगा, डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस करेगा और उसको नाम हम ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही देंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास सबसे पहले आता है होमोजाइगस और प्योर। होमो मतलब कि जब क्या होते हैं, जो दोनों अलील्स हैं वो दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, तो वो क्या होता है, होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस और इम्प्योर होता है जब जो अलील्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स मतलब कि एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ठीक है, यानी कि एक टॉल होगा और एक क्या होगा, डॉफ होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस या फिर इम्प्योर।
तीसरी टर्म है हेमीजाइगस। अगेन हमने क्या किया, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स लिया जिसमें हमें देखने को मिला, इसमें हेमीजाइगस के लिए एग्जांपल हम पढ़ते हैं सबसे अच्छा कलर ब्लाइंडनेस का एग्जांपल हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो गया, हमने नाम दे दिए इनको, ये हमारे पास एक्स क्रोमोसोम है, ये हमारे पास वाई क्रोमोसोम है। अब ये जो हमारा एक्स क्रोमोसोम है ये क्या कर रहा है, इसके पास अलील है कलर ब्लाइंडनेस के लिए, ठीक है। लेकिन जो हमारा वाई क्रोमोसोम है इसके पास कोई अलील ही नहीं है, इसके पास कलर ब्लाइंडनेस के लिए अलील नहीं है। तो इस कंडीशन को, जिसमें आउट ऑफ अ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स एक जो क्रोमोसोम होगा वो क्या करेगा, उसके पास अलील होगा फॉर द ट्रेट, जबकि दूसरे वाले के पास अलील नहीं होगा, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हेमीजाइगस, ठीक है। सो इसका अच्छा एग्जाम्पल होता है कलर ब्लाइंडनेस, और इसमें फिर हम इसको नाम कैसे देते हैं, एक्स सी वाई, यानी कि ये हो गया एक्स के पास कलर ब्लाइंडनेस का जीन है और वाई के पास कलर ब्लाइंडनेस का अलील नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ ये हमारे पास क्या हो गया, इस वाले क्रोमोसोम के ओनली एक्स क्रोमोसोम एज अलील फॉर कलर ब्लाइंडनेस जीन, जबकि वाई क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस जीन का अलील प्रेजेंट नहीं है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हेमीजाइगस, ठीक है। तो होमोजाइगस होता है जब दोनों अलील्स क्या हों, आइडेंटिकल हों। हेट्रोजाइगस होता है जब हमारे पास जो अलील्स है वो क्या है, कंट्रास्टिंग है, यानी कि एक कैपिटल टी हो गया एक स्मॉल टी हो गया। और हेमीजाइगस होता है जब हमारे पास क्या होता है, एक क्रोमोसोम के पास कलर ब्लाइंडनेस का जीन प्रेजेंट है जबकि दूसरे के पास कलर ब्लाइंडनेस जीन का अलील प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट दो टर्म्स आती है हमारे पास, फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप नाम ही बता रहा है, फ यानी कि फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि कोई भी चीज़ बाहर से कैसी दिख रही है। हाइट मान लीजिए, अगर किसी की हाइट बाहर से देखने में टॉल या फिर डॉफ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। जबकि जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप होता है जेनेटिक एक्सप्रेशन, यानी कि अब जो हमारा टॉल है वो क्या है, टी है या फिर टी स्मॉल टी है, इसको हम क्या बोलेंगे, जीनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या हो गया, टॉल है ये या फिर डॉफ है। और जीनोटाइप इनके क्या होंगे, टॉल का क्या हो सकता है, कैपिटल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, जबकि डॉफ का क्या होगा, स्मॉल टी। तो ये जो हमारे पास जेनेटिक एक्सप्रेशन है इसको बोलते हैं हम जीनोटाइप, और फिनोटाइप क्या होता है, फिजिकल एक्सप्रेशन। अब मेंडल ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने स्टडी की कि एक जीन, मान लीजिए उन्होंने हाइट कंसीडर करी, तो मान लीजिए जो हाइट है वो पेरेंट से प्रोजेनी में कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, वो कैसे इनहेरिट हो रही है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, स्टडी की। तो उसके लिए उन्होंने किया क्या, सबसे पहले क्रॉस किया मेंडल ने जीन लिया हाइट, और उन्होंने उसके लिए क्या किया है, दो पेरेंट्स लिए, जिसमें से उन्होंने एक पेरेंट लिया टॉल, यानी कि एक पेरेंट उन्होंने लिया टॉल और एक पेरेंट उन्होंने लिया डॉफ। तो उन्होंने इसका क्या फिर कराया, क्रॉस करा दिया। अब इसमें से अब हमें पता है कि जो हमारा क्या होगा, डोमिनेंट होगा, वो क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। तो F1 जनरेशन में क्या हुआ, जो हमारा ये डोमिनेंट वाला था इसने एक्सप्रेस किया, और ये हमारे पास जो F1 जनरेशन आई वो क्या आई, टॉल आई, और जो ये डॉफ था ये क्या हो गया, इसमें छिप गया कहीं ना कहीं। फिर मेंडल ने सोचा कि डॉफ ने तो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया, F1 जनरेशन में डॉफ कहीं पर आया ही नहीं, तो इसलिए उन्होंने फिर क्या किया, इस टॉल प्लांट की उन्होंने सेल्फिंग करा दी, यानी कि टॉल को टॉल से उन्होंने क्या किया, क्रॉस ओवर कराया। तो उन्हें F2 जनरेशन में उन्हें 3 टॉल और 1 डॉफ देखने को मिला, यानी कि यहाँ पर F2 जनरेशन में डॉफ ने अपने आप को एक्सप्रेस किया। तो यानी कि F1 जनरेशन में डॉफ अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया था, जिसके लिए उन्होंने फिर से क्या किया था, सेल्फिंग की थी टॉल के साथ, टॉल को, और फिर उन्हें F2 जनरेशन में रेशियो मिली थी 3:1, यानी कि 3 टॉल और 1 डॉफ। तो ये सब का सब आगे पूरा का पूरा डिस्कशन होगा कि ये कैसे टॉल आया था, कैसे आगे डॉफ ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, लेकिन स्टार्टिंग जो मेंडल ने की थी वो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के साथ की थी। सो टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, यानी कि सिंगल जीन का ट्रांसफ़र कैसे होता है पेरेंट से प्रोजेनी में, हम इसमें पढ़ते हैं मेंडल का क्रॉस का एग्जाम्पल। और मेंडल ने किया था, उन्होंने क्रॉस किया था टॉल और डॉफ पी प्लांट्स को टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। द बेसिस ऑफ हिज क्रॉस, मेंडल ने फिर कुछ ऑब्जर्वेशंस दी थी। सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी कि जो हमारी F1 जनरेशन आई थी वो क्या कर रही थी, दोनों में से एक पेरेंट को रिजेंबल कर रही थी। अब हमने पेरेंट्स लिए थे टॉल और डॉफ, और जो हमारी F1 जनरेशन आई थी वो क्या आई थी, टॉल, यानी कि जो हमारी F1 जनरेशन थी वो क्या करती है,
दोनों में से किसी एक पेरेंट को जो कि डोमिनेंट होगा उसे एक्सप्रेस करती है। तो ऑब्जर्वेशन सबसे पहले ये ठीक हुई कि F1 जनरेशन ऑलवेज रिजेंबल्स आइदर वन ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है। दूसरा उन्होंने बोला कि जो F2 जनरेशन होती है उसमें क्या होता है, दोनों के दोनों ट्रेड्स खुद को एक्सप्रेस करते हैं इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1। तो ये वाला हमने कैसे देखा था कि F1 जब टॉल आई थी, फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया था, टॉल और टॉल को आपस में क्या करा दिया था, सेल्फिंग कराई थी इनकी, जिसके कारण उनके पास F2 में हमारे पास क्या आए थे, 3 टॉल आए थे और एक डॉफ आया था। इसीलिए उन्होंने बोला कि प्रोपोर्शन हमारे पास F2 में वापस से हमारे पास मेंटेन हो जाता है और दोनों ट्रेड्स अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं इन द रेशो ऑफ 3:1। तीसरी चीज़ इन्होंने बोली कि जो ट्रेड्स हैं हमारी, ये ब्लेंडिंग शो नहीं करते, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक हमारे पास अगर पेरेंट टॉल है और एक पेरेंट डॉफ है तो जो हमारा जनरेशन आएगी वो क्या आएगी, मीडियम आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा कि यानी कि ये जो है ये एज इट इज़ ही रहेंगे, टॉल का टॉल रहेगा, डॉफ का डॉफ रहेगा, कोई मीडियम जनरेशन हमें शो होने नहीं वाली। तो इसका मतलब तीसरे वाला क्या है कि ट्रेड्स डिड नॉट शो ब्लेंडिंग, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेंडल ने फिर कुछ कंक्लूड किया। उन्होंने बोला कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास होती है, जिसके कारण ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं। उस टाइम उन्होंने उन फैक्टर्स को कि जो हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कुछ तो पास हो रहा है, उन्होंने बोल दिया कि क्या हो रहे हैं, कुछ है। उन्होंने उस कुछ को नाम क्या दिया, फैक्टर्स, जिनको आज हम क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। यानी कि उस टाइम पे मेंडल ने कंक्लूजन में अपने बोला था कि जो फैक्टर्स होते हैं दे आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, लेकिन आज इन फैक्टर्स को हम किस नाम से जानते हैं, जीन्स से, ठीक है। सो ये इनकी ऑब्जर्वेशन थी। इस ऑब्जर्वेशन में इन्होंने बोला था कि F1 जो है वो किसी एक पेरेंट को रिजेंबल करेगी और F2 में हमारे पास दोनों के दोनों ट्रेड्स अपने आप को रिजेंबल करेंगे इन द रेशो ऑफ 3:1 और जो ट्रेड्स होते हैं वो ब्लेंडिंग शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कंक्लूड किया इस बेसिस पे कि कोई ना कोई चीज़ पास होती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, जिसके कारण जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं जिसके कारण बच्चों की हाइट या फिर कलर या कॉम्प्लेक्शन पेरेंट्स जैसा होता है। और उस कुछ को उन्होंने क्या नाम दिया था कि फैक्टर्स पास होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, और इन फैक्टर्स को आज हम क्या बोलते हैं, जीन्स।